तो हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 2022 के अनसॉल्व पेपर के बारे में। तो पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो इसको एक बारी पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ से जो 10 दिए हैं बार बार पलटने में दिक्कत होगी, वीडियो थोड़ा जल्दी बनाना है इसलिए। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर क्या है, उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्या होता है, उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है, इसके एग्जांपल्स भी देखने हैं। उसके बाद ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी क्या होते हैं, और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, आगे सब्सिडरी कंपनी, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, और हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या समझते हैं। इतना एक बार कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। ठीक है, मैंने सब लिख लिया है, इशूड कैपिटल को छोड़ के बाकी सब है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मतलब ये वो वाले होते हैं जैसे कोई जिसकी गुडविल अच्छी है, ऐसी कंपनी उसने अपने शेयर जारी किए, मार्केट में अपनी आईपीओ लाई, तो जब शेयर से ज़्यादा आदमी, जैसे उसने 5000 शेयर इशू किए और 10,000 आदमी आ गए, तो वो अब अपने शेयर का प्राइस बढ़ा के बेचेगी। ये समझिए, देख लेते हैं क्या लिखा हमने। ओवर सब्सक्राइब रेफर्स टू एन इशू ऑफ स्टॉक शेयर्स इन विच द डिमांड एक्सीड द available supply, and oversubscribed IPO indicate that investors are eager to buy the company's shares leading to a higher price। मतलब वही ओवर सब्सक्राइब ऐसा होता है जब बढ़िया कंपनी अपने आईपीओ लाती है, शेयर जारी करती है, ज़्यादा आदमी आ गए, ज़्यादा शेयर खरीदने वाला, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया, तो कंपनी चाहे तो अपने शेयर का प्राइस बढ़ा के बेच सकती है। ठीक है, उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर हमको पता ही है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, इक्विटी और प्रेफरेंस यही तो पढ़ रहे हैं। फिर भी अ शेयर विच एंटाइटल द होल्डर टू अ फिक्स्ड डिविडेंड हुज पेमेंट टेक प्रायोरिटी ओवर दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास प्रायोरिटी होती है कि वो इक्विटी शेयर कैपिटल के पहले पैसे पाएंगे, ठीक है, और एक फिक्स्ड रेट से पाएंगे। लेकिन इनके पास राइट नहीं होता है कि ये कंपनी में किसी मैनेजमेंट में हिस्सा ले, कोई फैसला ले, ये सब इनके पास राइट्स नहीं होता है। 2 नंबर में पूछा है, ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, या इसको DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बोलते हैं। ओके, DRR is a fund maintained by company that have issued debenture. Its purpose is to minimize the risk of default of payment of debenture। मतलब ये वो कंपनियाँ इस फंड को, इस अकाउंट को बनाती है जिन्होंने डिवेंचर इशू किया हुआ है। ठीक है, और ये इसका पर्पज़ ये होता है कि जो हमने लोन ले रखा है उसके रिस्क को मिनिमाइज, उसके रिस्क को कम करें, दिखाएं कि हमारे पास हाँ DRR में हमारे पैसे हैं, हमको आप लोन दोगे तो आपको कम रिस्क होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफरर क्या होता है और ट्रांसफरी क्या होते हैं। ठीक है, अमलगमेशन का ये पोर्शन है, टॉपिक है। ट्रांसफरर इट मीन्स द कंपनी विच इज अमलगमेट इनटू अदर कंपनी। ट्रांसफरर मतलब वो कंपनी, यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी है, शायद मैंने नहीं लिखा है, ट्रांसफरर कंपनी मतलब वो कंपनी, ट्रांसफरर वो कंपनी जो दूसरे कंपनी में मिल गई है जाके। ठीक है, ये मिल गई है। और ट्रांसफरी वो होता है विच ट्रांसफरी वाइल ट्रांसफरी कंपनी मीन्स द कंपनी इनटू विच द ट्रांसफरर कंपनी इज अमलगमेटेड। मतलब ट्रांसफरी कंपनी ही ट्रांसफरर को खरीदती है। ठीक, मतलब एक तरह से ये पेरेंट कंपनी होगी, ये होल्डिंग कंपनी होगी उसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ A लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय B लिमिटेड देन A लिमिटेड इज ट्रांसफरर कंपनी। अगर A लिमिटेड टेकन ओवर मतलब B के द्वारा खरीदा गया है तो A कहलाएगा हमारा ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, मतलब जो बिक रहा है ट्रांसफरर, जो खरीद रहा है ट्रांसफरी। ठीक, नेक्स्ट वो इसका पोर्शन है एंड बी इज ट्रांसफरी। नेक्स्ट हम रिकन्स्ट्रक्शन से क्या समझते हैं। तो रिकन्स्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस
of the company's reorganization concerning legal, operational, ownership and other structures by revaluing assets and reserving the liabilities. It refers the transfer of company or several companies business to a new company. मतलब जो हमने इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन पढ़ा है उसी का एक तरीके से पार्ट है। इसको हम कब करते हैं, ये जब कंपनी या तो मिल के मर्ज होकर नई कंपनी बन रही हो या कंपनी की हालत ठीक नहीं हो, फिर से उसको रिकन्स्ट्रक्शन करके उसकी असेट्स लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करके और लीगल प्रोसीजर से उसको हम फिर से अच्छा उसमें काम करेंगे। लाइक जैसे हमारे पास एक छोटी सी दुकान है, वो अच्छे से चल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले से उसमें सब सामान निकाल के उसके अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, उसमें देखेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं, उसमें और सामान डालेंगे जो जो ज़रूरत है जिसके हिसाब से। तो वही हमने रिकन्स्ट्रक्शन किया है अपनी कंपनी का चलने के लिए। इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ज़्यादा बड़े में पूछा नहीं, 2 मार्क्स में पूछा तब बहुत है। सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी होल्डिंग पता ही है, 50% से ज़्यादा शेयर आपके किसी ने खरीद रखे हैं तो वो होल्डिंग और आप सब्सिडरी। ठीक है, अ सब्सिडरी इज अ कंपनी दैट बिलोंग्स टू अनदर कंपनी विच इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द पेरेंट कंपनी और द होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी के अंदर होती है। समझ आया? ठीक। सो कैपिटलिज्म अ फंड, कैपिटलिज्म से पहले बता लो फिर बता। अ फंड और अकाउंट सेट असाइड फॉर मेजर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। इट कैन नॉट बी रिडीम्ड इन द लाइफ ऑफ द कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। मतलब ये ऐसा फंड होता है, ऐसा अकाउंट होता है जो कि बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब इसको आप रिडीम नहीं कर सकते ये कंपनी के लाइफ दैट मीन्स जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, उस टाइम पे आप इस पैसे को निकालोगे। ठीक, अब हम क्या समझते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। लास्ट वाला क्वेश्चन यही था। द nominal rate of return is the amount of money generated by an investment before factoring in expenses such as taxes, investment fees and inflation। मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई खर्चा करने से पहले जो रेट डिस्कस करते हैं, जो रेट हम डिफाइन करते हैं, उसी को बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे टैक्सेस को पे करते हैं, इन्वेस्टमेंट फीस देते हैं और इन्फ्लेशन में जो कटता है वो सब। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक व्हाट इज मीन बाय नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले से। क्वेश्चन क्या है, जब ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं, हमें गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अटेम्प्ट आल करना है और सबका आंसर देना है 200 वर्ड में लगभग। तो व्हाट अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स इन मिनट व्हेन शेयर आर इशूड एट पार पे है, मतलब जितना लिए हो उतना ही वापस करोगे तब पे। तो ये थियरी में है, ये न्यूमेरिकल करते हैं। अशोक कॉटन मिल्स लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम पेबल एज अंडर। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस इतना है, अलॉटमेंट फीस इतना है, इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, मतलब 10% जो बोला है 100 का 10% 10 रुपये इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे इतना मंगाया, फाइनल कॉल पे 40 रुपये मंगाया। ठीक, इसमें क्या है, आनंद हु वाज होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे हिज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। मतलब इन्होंने जो 500 शेयर आनंद जो होल्ड करते हैं वो उन्होंने ना डिड नॉट पे अलॉटमेंट, ना अलॉटमेंट फीस दी है ना फर्स्ट कॉल दिया है। ठीक, और एक और है दिनेश हु वाज होल्डिंग
300 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी, इन्होंने फर्स्ट कॉल मनी सिर्फ नहीं दिया है, ठीक है। द शेयर्स ऑफ आनंद एंड दिनेश वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, अच्छा फर्स्ट कॉल के बाद इनको फॉरफिट कर दिया गया। पास द जनरल रिलेटिंग टू द फॉरफिचर ऑफ शेयर। ओके, सो करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और हम पहले देख लेते हैं हमारे को गिवन क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड या फाइनल कॉल, ठीक है, फाइनल कॉल। ओके, तो पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो एप्लीकेशन मनी कितना है भैया? 20 रुपया, 20 रुपया हमारा एप्लीकेशन मनी है। उसके बाद अलॉटमेंट फ़ी हमारा 30 रुपया, 30 रुपये, ठीक है। 30 रुपये ये हो गए, कहाँ गया यार, ये रहा 30 रुपये। फर्स्ट कॉल पे 20, फाइनल कॉल पे 40, 20 40, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो आनंद की बात की गई थी पहले, आनंद की, उसके बाद दिनेश की, हाँ दिनेश की। तो आनंद ने कितने शेयर ले रखे हैं? आनंद वाज होल्डिंग 5000 शेयर एंड दिनेश कितना है? और उसके बाद दिनेश कहाँ गए? दिनेश 300, इन्होंने 500 लिए शेयर, इन्होंने 300 शेयर लिए हैं। दोनों कितने हो गए भैया? 800 शेयर हो गए, ठीक है, 800 शेयर। तो अब देखते हैं आनंद की बात करते हैं। आनंद का सवाल ने हमको क्या बताया है? आनंद हु वाज होल्डिंग 5000 शेयर, 500 शेयर, यार बार बार मेरे से 1000 बना जाए, डिड नॉट पे हिज अलॉटमेंट फी, इन्होंने नहीं दिया है, मतलब एप्लीकेशन दिया है, ठीक है, एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है। उसके बाद और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। इसके बाद इसकी बात नहीं की गई है सेकंड की। अब दिनेश की देखते हैं। दिनेश हु वाज होल्डिंग 300 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, मतलब अलॉटमेंट दिया है इन्होंने, फर्स्ट कॉल इन्होंने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल, द शेयर्स ऑफ आनंद दिनेश वेयर फॉरफिट आफ्टर द फर्स्ट कॉल। अच्छा, मतलब यहाँ सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल की बात ही नहीं आई, इन दोनों को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिच कर दिया गया है। ये भी फॉरफिच, ये भी फॉरफिच, यहाँ पे फॉरफिच लिखते हैं, फॉरफिच, ठीक है, फॉरफिच कर दिए गए हैं। मतलब अब हम देखते हैं, ये 30 रुपये जो यहाँ पे लिखा है, सवाल ने बताया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम 10% है, 10%, 100 का 10%, 10 मतलब यहाँ पे 20 रुपये हमारा मनी है, 10 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। ओके, तो अब हम बनाते हैं जर्नल एंट्री फॉर्मेट। तो ऐसे बना देते हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक कॉटन मिल्क लिमिटेड, कॉटन मिल्क लिमिटेड। थोड़ा अंदर चला गया, यहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट वाला कॉलम कहाँ तक, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट डेबिट, फट गया, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे ये जो फाइनल कॉल है नॉट कॉल्ड अप, ये कॉल्ड अप वाला होता है, यहाँ पे इसको बुलाया ही नहीं गया है, यहाँ तक नौबत ही नहीं आई है, इसके पहले ही शेयर फॉरफिच कर दिया गया है हमारे सवाल के हिसाब से। तो पहला वाला होता है शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कितने हैं? दोनों को जोड़ के 800, ठीक है, दोनों को जोड़ के 800, ठीक है। अब नॉट कॉल्ड अप कितना है? 40
बचा था 40 तो बुलाया नहीं गया है, 40 बुलाया नहीं गया मतलब 100 में से 40 बुलाया नहीं गया है, तो कितने बुलाए गए थे? 60। मतलब ये सब जो बातें हो रही हैं ये हमारे 60 की हो रही हैं, 40 का तो एकदम टच ही नहीं हुआ है, ठीक है, 60 की हो रही है, ठीक है। न तो कॉल्ड अप मनी में प्रीमियम जुड़ेगा न घटेगा, ठीक है। तो 60 बचा हुआ है, ठीक है, 40 घटेगा 60 बचेगा, ये कितना होगा? 48 48,000 डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट शेयर प्रीमियम, तो शेयर कितना है? तो शेयर 800 है, लेकिन 800 की बात हम नहीं करेंगे। मतलब क्यों? क्योंकि जो दिनेश है उन्होंने तो अलॉटमेंट फीस, मतलब अलॉटमेंट में ही प्रीमियम जुड़ा हुआ है, अलॉटमेंट फीस तक तो उन्होंने दिया है, ठीक है, दिनेश ने तो दिया है। यहाँ पे ऐसे टिक लगा देते हैं ये वाला, और दिख रहा है यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो वो फिर क्यों देंगे पैसा? वो नहीं देंगे। तो हम किसकी सिर्फ बात करेंगे? शेयर, ये अलॉटमेंट फीस जो प्रीमियम वाला पैसा है वो सिर्फ किसने दिया है? आनंद ने नहीं दिया है। तो हम सिर्फ आनंद के शेयर की बात करेंगे। 500 कितने शेयर थे? प्रीमियम कितना था? 10, तो 5,000 रुपये आनंद ने नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर डेबिट नहीं लगा। अब 2 करेंगे, कॉल्स इन एरियर है, एरियर, ठीक है। अलॉटमेंट वाले में अलॉटमेंट लिखा है। अलॉटमेंट सिर्फ आनंद ने नहीं दिया था। कितना था? 500 शेयर थे उनके, अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 30 थी, ठीक है। अलॉटमेंट मनी थी 30 हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000 टू कॉल्स इन एरियर। अब हम फर्स्ट कॉल की बात करेंगे। फर्स्ट कॉल में दोनों जन ने नहीं दिया था। कितना था? 800 शेयर थे दोनों जने के मिला के। पैसे कितना था? 20। दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16,000, ठीक है, 16,000। उसके बाद ये ख़त्म होगा तो टू फॉरफीचर। जब कंपनी फॉरफीच करती है शेयर को तो कंपनी को क्या होता है? फ़ायदा। तो कंपनी को फ़ायदा हुआ है कितने का? इसको जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 22,000, ठीक है भैया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सेकेंड वाला। तो यहाँ पे हमने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व। बात करते हैं अगले की। अगला वाला है हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन, थर्ड। तो व्हाट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये वाला क्वेश्चन इसके एकदम सेम तो नहीं, लगभग सिमिलर मैंने ये 2019 वाला जो सॉल्व किया था सॉल्व उसमें किया है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। अभी तो मैं ये इसका पार्ट सेकंड यानी न्यूमेरिकल करने वाला। दीपू लिमिटेड इशूड 1,10% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each at par, payable as ₹1 on application, ₹2 allotment, ₹3 on first call and balance on final call. बचा खोचा final. All the amounts were duly received past the general entry in the books of Deepu Limited. ये जो क्या बोलते हैं परसेंटेज दिया हुआ है इग्नोर मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि सवाल ने भैया इसके बारे में कुछ बताया नहीं। जब तक सवाल बोले ना कि भैया इसके सामने कुछ करना है तब तक आप भी इसको कुछ मत करो, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो ये इस ऊपर कैश वाला सवाल है डिबेंचर में। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, नॉर्मल सा है। और यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। किसका? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, ये भी लिखे चलें। तो हम देख लेते हैं एक बार हमको गिवन क्या क्या है। लिखना ज़रूरी नहीं, फिर भी थोड़ा रफ्कार किए रहते हैं ना तो एग्जामिनर को लगता है हाँ भैया दिमाग लगाया है इसने। तो गिवन क्या क्या है हमारा? एप्लीकेशन
अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल। अब देखते हैं कितना कितना था हमारा, कितना है। पहला एप्लीकेशन 1 है, अलॉटमेंट 2 है, उसके बाद 3 है फर्स्ट कॉल, 3 2 5 1 6, मतलब 4 बचा खुचा फाइनल है 1 2 3 4। ठीक, अब लिखते हैं हम जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीपू लिमिटेड। ठीक है, पहले डेट, उसके बाद पार्टिकुलर के बाद भैया, उसके बाद अमाउंट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट। थोड़ा ऊपर खिसका लें जा। अब स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन मनी कितना है, 1 रुपया। कितना, और शेयर कितना था हमारा, 1 लाख। 1 लाख का 1 लाख मंगवाया एप्लीकेशन से, 1 लाख मिला। उसके बाद सेकंड वाली एंट्री हो गई, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर। तो कितना मंगवाया था एप्लीकेशन से, 1 लाख, 1 लाख मिला। ठीक है, नेक्स्ट है डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। तो अलॉटमेंट में कितना था, 2 रुपये, तो 1 लाख इंटू 2, तो यहाँ पे 2 लाख हमने अलॉटमेंट कराया, 2 लाख मिला, ये हो गया। ठीक है, अब इधर तो नहीं होगा, इधर बनाते हैं। इधर पहले कर देंगे हम डेट के लिए, उसके बाद डेबिट क्रेडिट। एक तरफ तो लिखा है, बार थोड़ी ना लिखेंगे। ठीक है, कितना होगा, तो 1 2 3 हो गया। चौथे से करेंगे बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना, 2 लाख रुपए डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। नेक्स्ट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर। तो फर्स्ट कॉल में कितना था, अगर ध्यान दिया हो आपने तो 3 था। ध्यान क्या दिया, दिखाई देता हूँ, 3 था जो वाला। ठीक है, 3 था क्या है, 3 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट। ठीक है भैया, उसके बाद बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 3 लाख। ठीक है, उसके बाद फाइनल वाला करेंगे हम डिबेंचर सेकंड कॉल यानी फाइनल कॉल टू डिबेंचर। कितना था सेकंड कॉल पे, 4 रुपया, मतलब 1
लाख गुणे 4 यानी 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। उसके बाद बैंक डेबिट टू डिवेंचर सेकंड कॉल। कितना था? 4 लाख रुपए। डन। चौथा वाला भी हो गया। सिर्फ जनरल एंट्री मांगी थी, हमने दे दी है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट। तीसरे तक हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे दे देखेंगे। तो क्वेश्चन है, गिव ए स्पेसिमेन ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इसके अकॉर्डिंग दे देंगे हम कंपनी के प्रस्तुति। इसके पास एक टिप्पणी, मतलब बैलेंस शीट को एक बनाएंगे जो हमारे 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दी हुई है। एक उसकी झलक दिखाएंगे, या हम कर सकते हैं एक शॉर्ट नोट छोटा छोटा लिख सकते हैं इन पे कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। ठीक है, इन दोनों में। तो मैं ये वाला कर रहा हूँ, बैलेंस शीट दिखाएंगे हम 2013 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक शेड्यूल 3 क्या है कंपनीज एक्ट 2013 का। मतलब ऐसा नहीं कंपनी जो बैलेंस शीट क्यों लिख रहे हैं इसका ये पूछा नहीं है। उसने बोला है शेड्यूल 3 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बताइए। तो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो एग्ज़ाम में टाइम है तो ज़्यादा कुछ याद आता नहीं है बैलेंस शीट का। कुछ पार्ट याद आते हैं। अगर उसको हम देखेंगे ना, तो अगर 1.5 पेज 2 पेज का सवाल पूछा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज याद आता है हमको। तो उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमको पेज तो भरना ही है, तो बढ़ाने के लिए इसमें ये और ऐड कर देंगे। एक शेड्यूल 3 से हम समझते क्या है। तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट गिवन फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट of profits and loss. This schedule has been amended of 30th March 2011 and new format is applicable in exam. It means all balance sheet and statement of P&L companies should be prepared per new format. मतलब जो हमारा 1987 वाला जो कंपनीज एक्ट चल रहा था उसका अमेंडमेंट किया गया था 30 मार्च 2011 में। ठीक है, तब से हमारा ये शेड्यूल 3 तब से हमारा लागू है ये। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें इसका मतलब ये होता है, शेड्यूल 3 का मतलब ये होता है कि जो हमने बैलेंस शीट बनाई है ये सब नए रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से है। तो अब हम देखते हैं अपने सवाल पे क्या था। ये था बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेम लिखेंगे कंपनी का। उसके बाद हम बैलेंस शीट लिखेंगे, किस साल बना रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद नंबर ऑफ नोट्स लिखेंगे। उसके बाद करंट ईयर में कितना रेवेन्यू था, मतलब कितना अमाउंट है ये, और प्रीवियस ईयर में इन चीज़ों का कितना अमाउंट था। ठीक है, तो पहले क्या रहता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड में क्या रहेगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद थर्ड वाला नॉन करेंट लायबिलिटीज़, जिसमें होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट लिखेंगे अमाउंट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला करेंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज़, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जिसका हम टोटल लगा देंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया। असेट्स की बात करेंगे। असेट्स में क्या क्या होगा? नॉन करंट असेट पहले होगा, जिसमें होगा प्रॉपर्टी, जैसे प्लांट एंड इंटेंजिबल असेट, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट। ठीक है, उसके बाद करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। इसका हम टोटल लगा देंगे। ठीक है भैया, चौथा वाला कर लिया।
पांचवा क्या है, व्हाट इज अमलगमेशन, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन के लिए मैंने एक अलग से भी सेपरेट वीडियो बनाई है, और 2019 का जो अनसॉल्व सॉल्व किया है उसमें इसका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी किया है कि अमलगमेशन क्या होता है, इसके बारे में सब डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इसको तो अभी नहीं टच कर रहे हैं हम, ये सेकंड वाला टच, इसका जो अथवा है, दो में से एक करना है, एक कर रहे हैं। पहला वाला पहला बोल रहे हैं पाँचवें का अथवा वाला, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹3 लाख, प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर रिस्पेक्टिवली कितना है, 35,000, 45,000 और 46,000। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹0.282012, एनुटी फॉर 4 years at 5% per annum return, ₹1 fair return is 12% per annum, कैलकुलेट गुडविल बाई एनुटी मेथड। एनुटी मेथड से भैया हमको क्या निकालना है, गुडविल। तो देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का कर रहे हैं हम। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाई एनुअटी मेथड। कौन से मेथड से भैया, एनुअटी मेथड। इसके वाले फार्मूला होता है, अगर जो एनुअटी रेट दिया है वो 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है तब के लिए। एनुअटी रेट हमारा कितना दिया है, कहाँ गया यार क्वेश्चन, एनुअटी 0.282012। ठीक है, ये दिया है, मतलब 1 से कम दिया है। तो जब 1 से कम दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट अपॉन एनुअटी रेट। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद तीसरा वाला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, इसमें से 10 एडजस्टमेंट होती है, कुछ को लेस करते हैं, कुछ को प्लस करते हैं, 10 एडजस्टमेंट लिखा है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया, यहाँ से करते हैं सॉल्व हम। तो पहले ईयर लिखेंगे, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रहे, ईयर लिखेंगे, इधर प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, कितने साल का है ये क्वेश्चन, 1 2 3 साल का है, 1 2 3। प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली कितने हैं, 35 45 46, 35 45 46, 35,000, 45,000, 46,000। प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 1,26,000। ठीक है, इसको नंबर ऑफ ईयर से भाग देंगे, कितना है, 3 साल है, इससे भाग देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारा 42,000। और आगे स्टेप नहीं है, यही हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, अब चौथा वाला स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लास्ट में देखने में ना याद ही नहीं आता क्या क्या था इसका फुल फॉर्म, लेकिन जगह भी नहीं है, लिखेंगे कहाँ, वीडियो देख लेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद जो रेट दिया होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भैया कितना, 3 लाख दे रखा है, ये गिवन है। उसके बाद रेट कितना है, ये आर है, क्या लग रहा है, आर है वो। ठीक है, कितना दिया था, फेयर रिटर्न कितना होगा, 12%। ठीक है,
12%, यह आएगा 36,000। उसके बाद 5वां स्टेप होगा सुपर प्रॉफिट। ये जो स्टार्टिंग में लिखा था सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अब वही हो रहा है, वो तो फॉर्मूला बताया था। तो पहले होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये आया था, नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला है। तो 42,000 में से 36,000 माइनस करेंगे, आएगा 6,000। ठीक है, उसके बाद छठा वाला निकालेंगे भैया गुडविल, जिसके लिए मशक्क़त हो रही है। तो गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट अपन एन्युटी रेट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 6,000, एन्युटी रेट कितना दिया 0.282,012। सॉल्व करेंगे आएगा 21,276 कर लीजिएगा। हाँ, कितना हो गया 5 तक हो गया। छठा क्वेश्चन कहाँ हो भैया, छठा क्वेश्चन कहाँ है, छठा क्वेश्चन ये वाला है। ये द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी होज बैलेंस शीट 31 मार्च 2012 इस दिन है। इतनी बड़ी बैलेंस शीट दी है, उसके बाद बताया है क्या निकालना है इसमें, गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ एनुअल सुपर प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब हो तो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा माथा पच्ची। इससे बढ़िया ये है, इतना सिंपल से इसके बाद दिया है। ये डिफरेंस बताना है हमको इंटरनल और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में। तो वही तो जो 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो आपके मतलब का कीजिए। तो हमारे मतलब का तो इस वाले पार्ट में ये लग रहा है। तो डिफरेंस बताना है, देख लेते हैं क्या है डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसको लिख रखा है, तो यहाँ पे बेसिस लिख दिया है, किस बेस पे हम बात कर रहे हैं, इधर इंटरनल इधर एक्सटर्नल। पहला है लिक्विडेशन, इसके बेसिस पे बात करेंगे। तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में द एग्जिस्टिंग कंपनी डज नॉट गो इनटू लिक्विडेशन, जो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी वो लिक्विडेट नहीं होगी, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में द एग्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, जो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी वो लिक्विडेशन में जाएगी, ठीक है, मतलब उसकी नीलामी होगी, वो वंडिंग अप उसका होगा। इसके बाद फॉर्मेशन के बेस पे देखते हैं। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन अगर हम करेंगे तब नो न्यू कंपनी फॉर्म्ड, नो न्यू कंपनी इज़ फॉर्म, ठीक है। तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में कोई नई कंपनी बनती नहीं है, जबकि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में अ न्यू कंपनी इज़ फॉर्म टू टेक ओवर दिस बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। एक नई कंपनी बनती है एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन जब करते हैं हम, जो कि हमारा जो बिजनेस है उसको टेक ओवर करती है, ठीक है। थर्ड वाला परचेज ऑफ या सेल के बेसिस पे या परचेज ऑफ बिजनेस के बेसिस पे। तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन अगर हम करेंगे तो सेल या परचेज ऑफ बिजनेस डज नॉट टेक प्लेस, तो ये कोई स्थान नहीं लेता है। जबकि न्यू कंपनी परचेजेस बिजनेस ऑफ लिक्विडेटिंग कंपनी, जबकि नई कंपनी जो है वो जो पुरानी कंपनी है उसके बिजनेस को परचेज कर लेती है, ठीक है। जो कंपनी डूब रही है लिक्विडेटिंग कंपनी के, उसके बिजनेस को परचेज कर लेती है। चौथा वाला है भैया अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग के बेस पे बात कर रहे हैं, अगर हम इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे तब क्या होगा। इन दिस केस एंट्रीज आर पास्ड फॉर कैपिटल रिडक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड राइटिंग ऑफ accumulated work, fictitious assets, accumulating loans है वो, और fictitious assets, writing down the value of assets। मतलब इस केस में एंट्री पास की जाती है कैपिटल रिडक्शन के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन एंड राइटिंग ऑफ
ऑफ अक्यूमुलेटेड लोन्स के लिए और फिक्टिशियस एसेट्स और राइटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इन सब की एंट्री इसमें की जाती है हम जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं फिर, ठीक है। और जब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं इस केस में क्या होता है, इन दिस केस एंट्री आर मेड just like amalgamation in the nature of purchase. In this method purchase consideration is calculated. तो अमलगमेशन की एंट्री की जाती है और परचेज कंसिडरेशन पीसी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगले की बात करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। इन दिस केस रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ओपनड। तो जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खुलता है, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज नॉट ओपनड, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व। जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तब इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओनली वन द एग्जिस्टिंग कंपनीज इटसेल्फ पार्टिसिपेटेड। जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करती है, सिर्फ एक। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन 2 कंपनीज आर इन्वॉल्व। वन इज वेंडर कंपनी विच इज लिक्विडेटेड, द अदर इज परचेजिंग कंपनी while is firm which is firm, मतलब जो खरीद रही है जो बेच रही है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया, छठा वाला भी कर लिया हमने, मतलब यहाँ तक हो गया। तो अब सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट एनी 2, किसी 2 को अटेम्प्ट करना है, इसमें से कितने दिए, 5 दे रखे हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन जो ये 7वां वाला है, ये प्रो अलॉटमेंट वाले शेयर्स में से है, डिबेंचर वाला क्वेश्चन है। इसको मैंने 2 बार सॉल्व किया, बीच में मैं अटक जा रहा था, लास्ट में थोड़ी कन्फ्यूजन थी इसमें, इसलिए इसको स्किप करते हैं। थियरी में अच्छा दिया है ये 8वां वाला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिबेंचर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर आर देयर। तो डिबेंचर बोलते किसको हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैंने 2019 वाले अनसॉल्व में भी किया है और अमलगमेशन वाले में। ये अमलगमेशन और डिबेंचर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी थियरी अगर ना याद हो तो रट लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अगर ये 15 या 10 मार्क्स में ना मिले तो दो 5 मार्क्स में तो मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम बात करेंगे डिबेंचर के बारे में, डिबेंचर होता क्या है और उसके डिबेंचर के टाइप्स क्या क्या हैं, ओके। तो मैंने लिख लिया है, डिबेंचर लिख लिया है। अगर डिबेंचर की जो मीनिंग है वो छोटी याद आए तो ये सब लिख सकते हैं, जैसे डिबेंचर, ये इंग्लिश वर्ड है, ये कहाँ से किस वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड डेवर से बना है, जिसका मीन होता है टू बोरो। और डिबेंचर एक लोन का पोर्शन होता है, मतलब जैसे हमको कंपनी स्टार्ट करनी है, हमको छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, हमको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। एक आदमी से मांगेंगे 10,000 रुपये तो वो मना कर देगा, लेकिन अगर 100 आदमियों से 10-10 रुपये करके मांगेंगे तो वो दे देगा, वो सब दे देंगे कि हाँ 10 रुपये किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे तो उसी को बोलते हैं डिबेंचर, मतलब ये पोर्शन ऑफ लोन्स है, ठीक है। सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन टेकन। तो अगर आप डिबेंचर होल्डर हैं तो आपको कंपनी द्वारा एक सर्टिफिकेट मिला होगा और इसका रेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। डिबेंचर होल्डर कभी फॉरफीच नहीं किए जा सकते और डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर या लेंडर ऑफ द कंपनी, या क्रेडिटर या लेंडर होते हैं कंपनी के लेनदार।
और ये लॉन्ग टर्म लोन्स बाय डिवेंचर, मतलब कंपनी ज़्यादातर लॉन्ग टर्म लोन्स ही लेती हैं डिवेंचर के थ्रू। ठीक है, यही सब बातें हम लिख देंगे थियरी में। अगर हमको बड़ी करनी है तब जैसे 15 मार्क्स में आया है तो ये सब लिखना ज़रूरी है, ताकि पेज भी तो बनना है। तो अब मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ डिवेंचर, इट इज़ द अमाउंट ऑफ लोन विच इज अरेंज्ड बाई कंपनी इन यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, 1 यूनिट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज 1 डिवेंचर। मतलब ये इट इज़ ए अमाउंट ऑफ लोन, ये लोन का अमाउंट होता है जो कि अरेंज किया जाता है कंपनी के द्वारा, जिसका यूनिट फिक्स होता है, और ये प्रत्येक यूनिट को डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, जिसे शेयर होता है वैसे ही डिवेंचर होता है। ठीक है, शेयर्स। ओके, कंपनी shall paid interest for the amount used as debenture. Debenture is certificate acceptance of loans. कंपनी डिवेंचर के बदले में आपको इंटरेस्ट देती है। जैसे आपसे डिवेंचर आपसे उसने लोन लिया है तो आपको साल दर साल वो इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो ये हमने डिवेंचर की बात कर ली, इसकी मीनिंग की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की, काइंड्स ऑफ डिवेंचर के बारे में। तो काइंड्स ऑफ डिवेंचर मैंने ऐसे लिख रखा है क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इसको थोड़ा दिख रहा होगा आप। तो काइंड्स ऑफ डिवेंचर ये कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। ठीक, तो कन्वर्जन के आधार पर कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। रिडेम्पशन के आधार पर रिडीमेबल डिवेंचर, इररिडीमेबल डिवेंचर। और सिक्योरिटी के आधार पर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डिवेंचर लास्ट में लगा लेंगे। 4th वाला ट्रांसफ़र के आधार पर रजिस्टर्ड और बियरर। 5th वाला ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट होगा और सेकंड होगा। और 6th वाला ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, स्पेसिफिक कूपन रेट, 0 कूपन रेट। ये देखने में छोटा लग रहा है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन झट से 2 मिनट में 5 मिनट में कर लिया, लेकिन अब जब लिखने लगोगे ना ये सब याद करने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए ये 15 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो इतना ही पूछा था, इसकी प्रोफेसर नहीं पूछी है तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, जितना पूछा था उतना ही देंगे। तो व्हाट डू यू, नेक्स्ट वाला करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अमालगमेशन का नेचर देखेंगे, मर्जर का नेचर देखेंगे। ठीक है, अमालगमेशन क्या होता है, मर्जर क्या होता है, और उसके बीच में 2 डिफरेंस देख लेंगे छोटे छोटे। तो सबसे पहले अमालगमेशन एकीकरण हिंदी में बोलते हैं। When 2 or more enterprises are agreed for merging their business, then such transaction will be covered under the heading of amalgamation. अगर दो बिजनेसेस एग्री हो जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेसेस एग्री हो जाते हैं अपने बिजनेस को मर्ज करने के लिए, ठीक है, तो ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा एग्रीमेंट कहलाएगा अमलगमेशन। ठीक है, अमलगमेशन मीन्स वेयर 2 or more कंपनीज आर कंबाइंड फॉर अ न्यू कंपनी, जहाँ पे 2 कंपनीज मिलती हैं और मिलके एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं, इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे ग्लैक्सो और स्मिथलाइन, स्मिथलाइन बीचम मिलके जीएसबी बनाई है, और वोडाफोन लिमिटेड और आइडिया लिमिटेड मिलके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बनाई है, और ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड और लिप्टन लिमिटेड मिलके ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड बनाई है। तो ये सब हमारे कुछ अमलगमेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अब्जॉर्प्शन यानी मर्जर क्या है। ठीक है, अंडर अब्जॉर्प्शन one existing enterprises shall taken over by the other existing enterprises
अंडर सच सिचुएशन नो न्यू कंपनी इज क्रिएटेड बट लिक्विडेशन ऑफ वेंडर कंपनी इज कंपल्सरी। मतलब एक जो बिजनेस चल रहा है वो टेकन ओवर किया जाएगा दूसरे बिजनेस के द्वारा। मतलब दूसरा बिजनेस को खरीद रहा है, एक तरह ऐसा समझते हैं। एक दूसरा बिजनेस उसको खरीदेगा। इसमें भी नई कंपनी का निर्माण होगा। इसमें नई कंपनी का निर्माण नहीं होगा, लेकिन जो वेंडर कंपनी है उसका वाइंडिंग अप होना, लिक्विडेशन होना कंपलसरी है। मतलब इसमें दोनों कंपनियां मिल के बिजनेस करेंगी। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग हो गया, मैं फिर से समझाता हूँ इसको। ये अंडर ऑब्जर्प्शन वन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस सेल टेकन ओवर बाई द अदर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। मतलब एक एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज को दूसरी एंटरप्राइज खरीदेगी। ठीक है, इस सिचुएशन में कोई नई कंपनी बनेगी नहीं। ठीक है, लेकिन जो वेंडर कंपनी है वो डूबेगी ज़रूर। लाइक जैसे जो नोकिया थी उसको माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीदा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीदा तो नोकिया को एकदम हटा के उसने अपना ही लोगो, अपना ही ब्रांड बना के उसको स्टार्ट कर दिया। मतलब जो वेंडर कंपनी थी वो डूबी, लेकिन नई वाली चल रही है। मतलब वो पुराने ही थी, नई कहाँ बनी कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट भी थी यहीं पे नोकिया भी थी। ठीक है, तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को ख़रीदा तो नोकिया तो बंद हो गई, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट नोकिया का बिजनेस टेक ओवर करके खुद रन करने लगा। इसको बोलते हैं मर्जर। ठीक है, लेकिन अमाल्गमेशन दो कंपनियां मिलके एक नई कंपनी बनाती हैं। समझ आ रहा है ये वाला? मतलब जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, ऐसे समझ लेते हैं। जैसे जेट एयरवेज ने सहारा एयरलाइंस को ख़रीदा है, और हच ने इसार को ख़रीदा है, और वोडाफोन ने हच को ख़रीदा है, महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर को ख़रीदा है, माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को ख़रीदा है, गूगल ने यूट्यूब को ख़रीदा है। ये सब समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया कंप्लीट। डिफरेंस मैंने लिख नहीं रखा है, मैं बता देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला। जैसे डिफरेंस हो गया, पहला वाला डिफरेंस देख लेते हैं कि अमाल्गमेशन में वेंडर कंपनी का क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन नहीं होगा, कंपलसरी नहीं है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब्जॉर्प्शन ने मर्जर में कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें अमाल्गमेशन में नई कंपनी का निर्माण होगा, पक्का होगा, और अब्जॉर्प्शन में नई कंपनी का निर्माण नहीं होगा। 2 पूछा था, 2 बता दिया बस। तो हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अगला वाला आंसर सॉल्व करते हैं।